यू आर अगेन वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। करंटली हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के मुतालिक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी जॉन स्टुअर्ट मिल, कॉमनली नोन एज जेस मिल। मैंने बाकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के मुतालिक वीडियोस अपलोड किए हैं चैनल पे। इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू देम येट, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक आउट दोज वीडियोज आल्सो एज दे माइट प्रूव यूजफुल टू योर प्रिपरेशन। सो लेट स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। पहले हम जेस मिल के बारे में ब्रीफली जानते हैं, उनका करियर के मुतालिक, उनके राइटिंग्स के मुतालिक, उनके कंट्रीब्यूशंस के मुतालिक, और देयर आफ्टर वी विल डिस्कस दी MCQs रिलेटेड टू जेस मिल। सो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। डोंट स्किप इट एंड वॉच इट टिल द एंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक्चुअली दिखते कैसे थे। सो दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन योर स्क्रीन हियर। ये है जॉन स्टुअर्ट मिल का पोर्ट्रेट। तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक्चुअली ऐसे दिखते थे। तो जहाँ तक इनकी बर्थ का सवाल है, ही वॉज एक्चुअली बॉर्न इन लंदन इन 1806। 1806 में इनकी पैदाइश होती है जेम्स मिल के घर में। जेम्स मिल के जो फादर था उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल भी एक अहम फिलोसफर रहे हैं ब्रिटिश के ऑफ 18th सेंचुरी। और जेम्स मिल के और दो दोस्त थे, एक का नाम था डेविड रिकार्डो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, और दूसरा था जर्मी बेंथम, द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और द यूटिलिटेरियन स्कूल। एंड जर्मी बेंथम, डेविड रिकार्डो और जेम्स मिल जो थे, उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा असर रहा जेएस मिल के ओवरऑल थॉट पर, तो विच एक्चुअली गॉट रिफ्लेक्ट इन हिज वेरियस राइटिंग्स। तो जेएस मिल का जहाँ तक स्कूलिंग का सवाल है, इनकी फॉर्मल स्कूलिंग एक्चुअली नहीं होती हैं, बट उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, उनको घर पे ही पढ़ाते हैं अंडर हिज सुपरविजन। यानी कि जेम्स मिल उनको घर पे ही पढ़ाते हैं। एंड बाय द एज ऑफ 8 ही गॉट अ कमांड ओवर लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज। और 8 साल की उम्र में उन्होंने प्लेटो के वेरियस डायलॉग्स और इनकी जो अहम जो राइटिंग्स है वो पढ़नी स्टार्ट की। And by the age of 12 and 13, J.S. Mill have almost gone through the major writings of the Western political thinkers. उसमें Greek thinkers भी आते हैं of especially the Aristotle and Plato, और medieval thinkers भी आते हैं, जैसे चाहे वो सिसीरो हो, एक्विनास हो, या सेंट ऑगस्टीन हो। अच्छा, जेएस मिल का जो अर्लियर करियर रहा है, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये उनकी जो स्कूलिंग है वो घर पे ही हुई। उसके बाद उनके जो फादर थे वो काम कर रहे थे इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जेएस मिल की भी जॉब फिर वहीं लग गई अप टू 1858। लेट अस डिस्कस नाउ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस और द की कंसेप्ट्स ऑफ जेएस मिल। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअल लिबर्टी। इंसान की आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे जेएस मिल। जेएस मिल का कहना था कि इंसान की ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट या और पर्सनालिटी तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती हैं जब तक उसको फ्रीडम न दी जाए। Like he talked about freedom of speech and expression, freedom of action, freedom of association. That's why some scholars called him as the father of liberalism. अगर जो हम जॉन लॉक को मानते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, लेकिन कुछ थिंकर्स का कहना था कि जॉन लॉक जो था, इनका थॉट एक्चुअली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड कैपिटलिज्म, बिकॉज ही मोस्टली टॉक अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। So Locke's thought was more oriented towards capitalism than liberalism, while as जेएस मिल ने ज़रा जोर दिया इंडिविजुअल की लिबर्टी पर, उनके फ्रीडम पर, हर तरह की फ्रीडम, हर जो लाइफ के जो वेरियस डोमेन्स हैं उनमें इंडिविजुअल को जब तक फ्रीडम अवेलेबल नहीं हो पाएगी तब तक उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है एज पर जेएस मिल। सिमिलरली ही एक्चुअली चैम्पियन द राइट्स ऑफ वुमेन्स। तो एक ग्रेट फेमिनिस्ट रहे हैं जेएस मिल। जेएस मिल ने बात की कि वुमेन जो है ये हिस्टोरिकली नेगलेक्ट हुई हैं या मार्जिनलाइज हुई या साइड लाइन हुई हैं, वो जो डिज़र्व कर रहे हैं रोल या राइट्स सोसाइटी में उनको वो नहीं मिले हैं। दे डिज़र्व इक्वल राइट्स एज आर एन्जॉयड बाय मैन। तो जितने जितने मैन डिज़र्व कर रहे हैं या एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं या एन्जॉय कर रहे हैं राइट्स या रोल सोसाइटी में, सेम आर डिज़र्व बाय द वुमेन। सो ही वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ वुमेन राइट्स एज वेल। उसके मतलब उन्होंने एक बुक भी लिखी है, सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन। उसमें उन्होंने डिटेल में बात की कि किस तरह से हमने वुमेन को हिस्टोरिकली नेगलेक्ट किया है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में। Similarly, he talked about the representative government. J.S. Mill was a great advocate or he was a great exponent of the representative government, या जिसको हम indirect democracy भी कहते हैं। और उसने ज़रा जोर दिया proportional representation पर, because he was very scared of मेजोरिटेरियनिज्म। उन्होंने एक्चुअली जो बुक एलेक्स डी टॉक्योवेल की जो बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसमें एलेक्स डी टॉक्योवेल बात कर रहे हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी की, यानी कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से मेजॉरिटी कभी कभी
साइड लाइन करती हैं, कभी कभी सबड्यू करती हैं, या राइट्स मजल करते हैं माइनॉरिटी की. दैट इज़ वाई ही preferred proportional representation, and majority shall not suppress the minority in any case. Similarly, he favored open ballot. उन्होंने secret ballot को नकारा. उन्होंने कहा कि we should openly cast our ballot. Similarly, he favored plural voting. Plural, for example, अगर हम यहाँ पर हिंदुस्तान का कोई citizen है, he is having property or she is having property in Delhi, in Punjab, in Calcutta, so he should be or she should be entitled to cast vote at all three places, in all three constituencies in which she or he is having property. Similarly, he talked about weighted voting, यानी कि weighted voting मतलब हो गया है कि एक आदमी के वोट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए बनिस्बत उस आदमी के जो उससे कम पढ़ा लिखा हो, या जो he was actually of the opinion that those people who are more learned or who are economically sound have more property than the rest shall have more voters to cast. यानी कि जो आदमी जिसके पास ज़रा प्रॉपर्टी है, जिसके पास ज़रा क्वालिफिकेशन है, उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दोज हु आर लेस लर्नड और दोज who are actually not that much economically sound. Similarly, he was a great advocate of freedom of speech, of expression, action and association. इसके अलावा उन्होंने बात की है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन की. यानी कि उन्होंने बात की कि वो एक्शंस जिससे इंसान को उसकी इंडिविजुअल सेल्फ पर इम्पेक्ट पड़ रहा हो, वहाँ पर स्टेट या सोसाइटी इंटरवीन नहीं करना चाहिए. और वो एक्शंस जहाँ पर इंसान की एक्शंस का असर उसकी सोसाइटी पर हो, उस या ओवरऑल स्टेट पर हो, उन एक्शंस में स्टेट को हक है कि स्टेट इंटरवीन करे या वहाँ पर इंडिविजुअल को रोके. लेकिन एक्चुअली ये जो सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस है ना, ये एक्चुअली एक इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी इन ए सेंस की एक्चुअली हर कोई सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन ही है. इफ somebody is consuming weed, it does not affect him or her only, but it does affect society as a whole. So इसी बात पर एक्चुअली इसको बार करने का कि मिल वाज एक्चुअली द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी. कि मिल ने जो बात की हैं सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस की, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ड्रा ए लाइन बिटवीन द टू, बिकॉज उनको अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. उसके बाद आता है हार्म प्रिंसिपल. तो बाय हार्म प्रिंसिपल जेस मिल मीन्स दैट सोसाइटी जो है या स्टेट जो है वो कब जस्टिफाइड हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल को रोके किसी भी एक्शन करने से. यानी कि वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी या स्टेट कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती हैं ताकि वो उसको किसी भी एक्शन को करने से रोके. हार्म प्रिंसिपल के मुताबिक जो इंडिविजुअल हैं उसको कोई भी हक नहीं है कि उसकी एक्शन से किसी को भी हार्म या नुकसान पहुँचे. तो जब भी स्टेट को लगे, सोसाइटी को लगे कि किसी भी इंडिविजुअल की एक्शन हार्म कर सकती है सोसाइटी को या उसके फेलो बींग्स को, तो वहाँ पर स्टेट सोसाइटी का रोल वहाँ पर ये बनता है कि वो उस इंडिविजुअल को उस एक्शन से रोके. इट्स एक्चुअली द हार्म प्रिंसिपल. नाउ कमिंग टू द मेजर वर्क्स ऑफ द जेस मिल. ये हैं मेजर वर्क्स या बुक्स हम कह सकते हैं जेस मिल की. और जो मैंने ब्लू में रखे हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, rest are not that important to remember. So the first book is A System of Logic. The second is Principles of Political Economy. Third is Enfranchisement of Women. Fourth is On Liberty. Fifth is Thoughts on Parliamentary Reforms. The sixth one is The Consideration of Representative Government. Seventh is Utilitarianism. Eighth is Subjection of Women. And ninth is Three Essays on Religion. So these are the important works of the जेस मिल. इसमें आपको ज़रा हम याद रखने पड़ेंगे. दैट इज़ बुक नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी, बुक नंबर 4 ऑन लिबर्टी, बुक नंबर 6 द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एंड बुक नंबर 8 द सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन. These are the important works of J.S. Mill. Let's evaluate the MCQs now. Question number 1 goes, which of the following statement is incorrect about J.S. Mill? First, J.S. Mill is an eminent English philosopher of 19th century. This is right. Second, Mill stands at crossroads between classical and modern welfare liberalism. This is also right. Served in British East India Company till 1858. This is also right. Agreed with Hegel and Aristotle so far as the woman's role and rights are concerned. No, this is wrong. Actually, Hegel जो हैं और Aristotle जो हैं, उन्होंने women को inferior करार दिया than man. तो
जो जेस मिल था उन्होंने वुमेन राइट्स को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि वुमेन डिज़र्व्स ऑल राइट्स, वुमेन डिज़र्व्स all political, legal, civil or economic rights which men enjoy or which men are entitled to. So इस तरह से ये ऑप्शन 4 जो है it is wrong because he was actually champion of women rights. So option number 4 is the right answer for this particular MCQ. Option number 4. Now moving to question number 2. Which of the following institution was dubbed by Mill as School of Despotism? फॉलोइंग में से किस इंस्टीट्यूशन को जेएस मिल ने कहा कि ये स्कूल ऑफ डेस्पोटिज्म है? ऑप्शंस आर फर्स्ट फैमिली, सेकंड सोसाइटी, थर्ड सिविल सोसाइटी एंड फोर्थ इज स्टेट। तो फैमिली को एक्चुअली जेएस मिल ने करार दिया क्या? स्कूल ऑफ डेस्पोटिज्म, बिकॉज ही बिलीव्स दैट कि फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है इट इज़ हाईली पैट्रियार्कल नेचर, जहाँ पर वुमेन को सप्रेस किया जाता है, वुमेन को कम्प्लीटली मार्जिनलाइज किया जाता है, उसको कोई भी हक नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करती हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। फैमिली इज द स्कूल ऑफ डेस्पोटिज्म एज पर जेएस मिल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following book of Mill begins with a paradoxical statement, civil liberties are under great threat in democratic rather than in despotic regimes? फॉलोइंग में से कौन सी बुक जेएस मिल की हैं जो इस स्टेटमेंट से स्टार्ट होती हैं, जो स्टेटमेंट कह रहा है कि सिविल लिबर्टीज़ को ज़्यादा खतरा है डेमोक्रेटिक रिजीम में न कि डेस्पोटिक रिजीम में? तो इसका जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑन लिबर्टी, जो सेलिब्रेट बुक है जेएस मिल की, जो उन्होंने लिखी 1859 में। तो उसमें एक्चुअली वो कह रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज़ को ज़्यादा खतरा है डेमोक्रेटिक रिजीम्स में जब न कि डेस्पोटिक रिजीम्स में, बिकॉज दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डेंजर्स देखे डेमोक्रेसी में, स्पेशली इफ़ दे पोलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ नॉट दैट गुड, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म या अदर प्रॉब्लम अगर वहाँ पर हो तो डेमोक्रेसी बन सकती है डेस्पोटिक रिजीम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर on liberty. Now moving to question number 4. Which of the following thinker said that if anyone is liberal, it is surely Mill? किसने कहा कि अगर कोई थिंकर लिबरल हैं तो वो मिल ही हैं? ऑप्शंस आर टी.एच. ग्रीन, जॉन ग्रे, माइकल वेल्जर एंड हेरोल्ड जे लॉस्की। राइट आंसर इज जॉन ग्रे। जॉन ग्रे ने कहा कि अगर कोई थिंकर लिबरल हैं तो वो जेएस मिल ही हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड is the right answer. It is John Gray. Now moving to question number 5. Who said no state becomes great by dwarfing its own people? किसने कहा कि कोई भी स्टेट महान या ग्रेट नहीं बनती जब वो कटेल करते हैं अपने ही सिटीजन्स के लिबर्टीज़ को? तो ये कहा है जेएस मिल ने। जेएस मिल वॉज बेसिकली चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज़। तो उसने कहा कि स्टेट को ज़्यादा पावर्स नहीं होने चाहिए। ऑल्दो ही डज नॉट बिलीव इन क्लासिकल लिबरलिज्म, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि स्टेट जो है अनलिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. हु डब्ड यूटिलिटेरियनिज्म एज पिग फिलॉसफी? यूटिलिटेरियनिज्म को पिग फिलॉसफी फॉलोइंग थिंकर्स में से किसने कहा? ऑप्शंस आर जेएस मिल, सेकंड थॉमस कार्लाइल, थर्ड जॉन रॉल्स, फोर्थ बर्ट्रांड रसल। द राइट आंसर इज थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने एक्चुअली इसको कहा क्या? यूटिलिटेरियनिज्म की एक पिग फिलॉसफी है बिकॉज इट ओनली बिलीव्स इन मैक्सिमाइजिंग प्लेजर्स विदाउट गिविंग एनी importance to the other dimensions like morality, spirituality, aesthetics. So option number second is the right answer. Now moving to question number 7. Who among the following thinkers described Mill as reluctant democrat? फॉलोइंग थिंकर्स में से मिल को किसने कहा कि वो एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट थे? तो द राइट आंसर इज सी एल वेपर। सी एल वेपर ने एक्चुअली कहा कि मिल एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट थे।
Option number first. Question number 8. Mill considered one of the following institutions as a committee of grievances and congress of opinions. The options are bureaucracy, codification commission, judiciary. Last one is National Assembly. The right answer is option number 4, that is National Assembly, यानी कि पार्लियामेंट की वो बात कर रहे हैं. पार्लियामेंट को उसने कहा क्या? कमिटी ऑफ ग्रीवियंसेस एंड कांग्रेस ऑफ ओपिनियंस. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. जेएस मिल डिड नॉट फेवर. फॉलोइंग में से जेएस मिल ने किसको फेवर नहीं किया या किस चीज़ को एडवोकेट नहीं किया? पहला प्लूरल वोटिंग, बिल्कुल वो प्लूरल वोटिंग को फेवर कर रहा था. ओपन बैलेट, एग्जैक्टली ही फेवर दैट टू. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म फॉर कॉलोनीज, कॉलोनीज के लिए बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म. ही डिड नॉट फेवर्ड डेमोक्रेसी फॉर कॉलोनीज, ये सही है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वो बात नहीं कर रहा था, बट ही बिलीव इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग. Rest 3, 1, 2nd and 4th are right. He believed in plural voting, he advocated plural voting, he advocated open ballot, and he advocated benevolent despotism for colonies also. Option number 3 is the right answer. Option number 3. Mill did not favor direct democracy. Unlike Rousseau, Rousseau ने फेवर किया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, मिल ने फेवर नहीं किया. Question number 10. Which of the following book of Mill began with a revolutionary statement? The principle which regulates the existing social relations between the two sexes, the legal subordination of one sex to other, is wrong in itself, and it ought to be replaced by a principle of perfect equality. फॉलोइंग में से किस बुक में जेस मिल ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि ये जो रिलेशन बिटवीन, जो एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन टू सेक्सेस जो है तो गलत है, रॉन्ग है, और ये बेस्ड है सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स बाय अनदर सेक्स, यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बाय मेन, और ये इसको रिप्लेस करना चाहिए बाय परफेक्ट इक्वालिटी. तो ये किस बुक में जेस मिल ने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. If all mankind minus one were of one opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing the mankind. Whose statement is this? यहाँ पर मेजॉरिटेरिज्म की बात कर रहे हैं जो इसमें लगे, यानी कि अगर कोई आदमी सही है तो पूरी कम्युनिटी को या पूरी मैनकाइंड को यह हक नहीं है कि उसको दबाए, अगर उसमें ये ताकत है कि वो अपनी बात को सही साबित कर सके या सही लॉजिकली आगे रख सके. तो और सोसाइटी अगर इलॉजिकल हो, वो एक आदमी लॉजिकल हो, तो सोसाइटी को ये कोई हक नहीं है कि वो उस आदमी को सप्रेस करे या उसकी आवाज़ को दबाए. नंबर 3 इज राइट आंसर. जेस मिल ने ये कहा है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फेमिनिस्ट फिगर यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फेमिनिस्ट फिगर डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन मिल्स बुक Subjection of Women? Right answer is ऑप्शन नंबर 3. एलिजाबेथ फर्स्ट का मेंशन उन्होंने किया है, लेकिन एलिजाबेथ सेकंड का मेंशन नहीं आया है किस बुक में? सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में. बाकी जो हैरियट टेलर हैं, जो इनकी वाइफ हैं, या जॉन ऑफ ऑक हैं, या विक्टोरिया जो हैं, इन तीनों का मेंशन आया है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में. एलिजाबेथ का भी आया है, लेकिन एलिजाबेथ सेकंड का नहीं, बल्कि एलिजाबेथ फर्स्ट का. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज इट्स ऑड वन आउट. Moving to question number 13. Which Indian prominent king finds a mention in the J.S. Mill's famous work on liberty? J.S. Mill ने जो अपनी बुक ऑन लिबर्टी लिखी 1859 में, उसके 5 पार्ट्स हैं या 5 चैप्टर्स हैं उसके एक्चुअली. तो चैप्टर नंबर 1 में जब वो बात करता है सोसाइटी कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है और इंडिविजुअल, तो वहाँ पर वो मेंशन करते हैं बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स को या डेस्पॉट्स को भी, डेस्पॉट रूलर्स को भी. तो आपको बताना है कि उनकी जो बुक है ऑन लिबर्टी, तो उसमें इंडिया के कौन से किंग का मेंशन उनने या नाम उनने लिया है, whom he considered as a despot. So the options are Shivaji Maharaj, Chandragupta Maurya, Ashoka and Akbar. The right answer option number 4. अकबर का मेंशन आया है ऑन लिबर्टी बुक में, जो पहले ही चैप्टर में उनके. तो पहला चैप्टर जो है ऑन लिबर्टी, उसमें मेंशन या उसमें जिक्र आया है किसका? अकबर का जिक्र कर रहे हैं उसमें जेएस मिल. ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर. और क्वेश्चन नंबर 14.
Who among the following thinkers said that it is better to be human dissatisfied than fool satisfied? Better to be Socrates dissatisfied than pig satisfied. तो जब जेस मिल ने रिवाइज किया और मॉडिफाई किया यूटिलिटेरियनिज्म को, तो वहाँ पर उसने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऐड किया. प्लेजर इज डिफरेंट फ्रॉम हैप्पीनेस. कभी कभी हम सेक्रीफाइस करते हैं अपनी खुद के डिज़ायर्स को, एंड वी गेट मोर हैप्पीनेस दैन एक्चुअली डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इस तरह से वो उन्होंने जब रिवाइज किया यूटिलिटेरियनिज्म को, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन डिससेटिस्फाइड दैन फूल सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड दैन पिग सेटिस्फाइड. तो ये एक्चुअली जेस मिल ने ही कहा है. So option number second is the right answer. Question number 15. Which of the following statement is incorrect about J.S. Mill? Option number first. Mill stated that I am the Peter who denied his master. It is right because उन्होंने यूटिलिटेरिज्म को इन टोटो नहीं माना, बल्कि उसको रिवाइज किया. वोट ग्रेटर पावर्स टू अपर हाउस, ये सही है. सपोर्ट 5 वोट्स मैक्सिमम टू द प्रोफेशनल मैन राइटर्स और पब्लिक फंक्शनरीज व्हेन इट कम्स टू वेटेज वोटिंग. क्योंकि वो वेटेज वोटिंग पर बिलीव कर रहा था. उन्होंने कहा कि जो आदमी लर्नड हो या जो आदमी प्रोफेशनल हो, अगर या स्टेट फंक्शनरी हो, कोई के पास ज़रा प्रॉपर्टी हो, तो उसके वो उसका जो वोट है उसका वैल्यू एक्चुअली होना चाहिए ज़्यादा, मैक्सिमम 5 वोट. एक कॉमन मैन के वोट का वैल्यू 1 है, तो जो लर्नड मैन है या जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसके जो वोट का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 5 टाइम्स मोर देन ए कॉमन मैन. तो ये दिस इज ऑल्सो राइट. Praised Bentham's philosophic calculus method of quantifying pleasure. This is wrong. उन्होंने एग्री नहीं किया बेंथम से कि हम प्लेजर्स को क्वांटिफाई या मेजर कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. फर्स्ट 3 आर करेक्ट. Moving to question number 16. Under whose influence Mill revised and modified Benthamite utilitarianism and included qualitative dimension like aesthetics, spirituality, happiness, and emotional facets to it. तो फॉलोइंग में से किस के इन्फ्लुएंस के अंडर जेएस मिल ने मॉडिफाई किया या रिवाइज किया जिसको बेंथम की यूटिलिटेरिज्म को? तो ऑप्शंस आर एस.टी. कॉलरिज, जीन जैकस रूसो, प्लेटो, ऑगस्ट कॉम्टे. इसका जो राइट आंसर है एस.टी. कॉलरिज, जो एक पोइट था एक्चुअली. तो उसी के पोइम्स जो थे, उनके पोइम्स के इन्फ्लुएंस के अंडर एस.टी. कॉलरिज जो पोइट था, उसके पोइम्स के इन्फ्लुएंस के अंडर एक्चुअली मिल ने रिवाइज किया बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को और उसको क्वालिटेटिव डायमेंशन भी ऐड किया. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. टेलर, एस. टेलर कॉलरिज. On question number 17, Mill was a strong advocate of the deliberative democracy which is nowadays known as. मिल बिलीव कर रहा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर. इसके साथ वो बिलीव कर रहा था कि डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए on every aspect which pertains to their public life. तो उन्होंने जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया, उसको आजकल हम किस टर्म से जानते हैं? द ऑप्शंस आर एपिस्टेमिक डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, रेडिकल डेमोक्रेसी, कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी. द राइट आंसर इज एपिस्टेमिक डेमोक्रेसी. Now moving to question number 18. Which of the following thinker is author of the book Why Read Mill Today? Why Read Mill Today following में से किसने लिखी है? Options are T.H. Green, Jonathan Riley, John Skorpowski, Richard Rorty. The right answer is option number 3. जॉन स्कॉर्पस्की एक इंग्लिश फिलासफर हैं, ब्रिटिश फिलासफर हैं. उसने ये बुक लिखी है वाई रीड मिल टुडे, ये बुक. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय मिल? फॉलोइंग में से कौन सी बुक मिल ने नहीं लिखी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑन लिबर्टी, ये मिल ने लिखी है 1859 की, बहुत मशहूर बुक है. इन ऑटोबायोग्राफी भी उनकी एक बुक है, उसमें वो उन्हें खुद लिखी है ऑटोबायोग्राफी. यूटिलिटेरियनिज्म भी की उनकी एक बुक है, ये भी उन्होंने लिखी है. वुमेन सफरेज पे उन्होंने बात की लेकिन बुक नहीं लिखी है एज सच वुमेन सफरेज पे. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेस मिल फेवर्ड कंपल्सरी एजुकेशन. दिस इज राइट.
इसलिए उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा वेटेज दी वोटिंग में. Believes that education shall be mandated by state. It's also right. Found utilitarian society. Utilitarian society उन्होंने क्रिएट की थी इंग्लैंड में, ये सही है. Criticized bigamy vehemently. Bigamy यानी कि a man can have two wives. उसको उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद किया या क्रिटिसाइज़ किया. ये गलत है. उन्होंने कहा कि बाइगेमी जो है एक पर्सनल या प्राइवेट मैटर है किसी भी इंडिविजुअल का. A man can have two wives or more. तो state shall not or society shall not intervene in this particular private domain or private matter. सो ये एक्चुअली गलत है. तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया ये पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपको किसी भी तरह से यूज़फुल लगा या हेल्पफुल लगा, सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल because it helps me a lot. Your every little support in terms of liking my videos, sharing my videos, or writing any commendable comment helps me a lot, motivates me a lot to work for you people more and more. Keep preparing. See you in the next video.